कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। वो इस तरह कथन है कि एक भूखे इंसान के लिए खाना तो है नहीं, खाना नहीं खाने देंगे। कानून है लेकिन कानून के अनुसार काम नहीं करेंगे। ये सरासर एक तानाशाह फांसीवाद का एक प्रमाण है कि जो हम चाहेंगे वो होगा। देश के कानून को उन्होंने जो है एक तार करने का तरीका है। सबसे पहला जो योगी का जो कथन आता है वो उनका एक नागरिकता का जो मौलिक अधिकार है, उस अधिकार का ये हनन होता है। उस अधिकार का हनन है, गैर संवैधानिक स्टेटमेंट है। अगर योगी जी को इस तरह की तानाशाही करनी है तो योगी जी इसका मतलब अपना एक शासन सत्ता को छोड़ के अपने किसी मठ में चले जाएं और मठ में जाके वहाँ पर अपनी गाय पालें, गाय को अपने जैसे तो पालें। ये आप इस बात को कह रहे हैं योगी जी रोड पे ख्याल रखते हैं, तो मैं समझता हूँ योगी जी को सबसे पहले उन लोगों को जेल भेजना चाहिए। जब अगले महीने आएगा पूरे 15 दिन से 1 महीने के लिए रोड बंद करके गाँव वालों के लिए जो ना पूरा फूल की बरसात करते हैं, वो एम्बुलेंस के लिए रास्ता बंद होता है, आम नागरिक के लिए रास्ता बंद होता है, तो उसको भी देखा ना योगी जी। क्या योगी जी को वो नहीं दिखाई देता? भाई वो महत्वपूर्ण है ना। नमाज कितनी देर के लिए होती है? 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए। आप 15 दिन के लिए रोड बंद कर रहे हो, आप उनको भेजो, उन अधिकारी को जो रोड बंद करते हैं उनको जेल भेजो। जो अधिकारी वहां पर फूल बरसाते हैं उनको आप पनिशमेंट करता है। वो कानून का पालन नहीं होता। मुख्यमंत्री होता है जनता का सेवक होता है, जनता के लिए होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आम नागरिक की सुख सुविधाओं के लिए, आम जो भारत का संविधान आम नागरिक को अधिकार देता है, उन अधिकारों को उन नागरिक तक पहुंचाए। तो क्या है ना कि जो नमाज जो पढ़ी जाती है वो हार्डली आधा घंटे की होती है, क्षणिक मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होती है। वो उनका एक धार्मिक स्वतंत्रता का एक उनका अधिकार है। उनको इस देश में जीवन जीने का अधिकार है। जिनके पास रहने की जगह नहीं है वो नमाज कहाँ पढ़ेंगे जाके? रोड पर नहीं तो कहाँ जाएंगे बताइए? आप अपनी गौशाला खाली करा दो उनकी नमाज पढ़ने के लिए, वो वहां चले जाएंगे खाली करा। ये प्यार की भाषा नहीं है, ये सरासर तानाशाह है। ये एक चलिए ये जो है एक गैर संवैधानिक कार्य है और ये इस तरह के जो कार्य एक मुख्यमंत्री की शोभा मिलता है, बहुत निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, पूरे देश में एक मुद्दा बहुत छाया हुआ है। योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को कि आप लोग नमाज पढ़ो, हम नहीं रोकेंगे। अगर संख्या ज़्यादा है तो शिफ्ट में पढ़ो, अगर रोड पर पढ़ा तो ठीक नहीं होगा। मैं प्यार से समझा रहा हूँ, आप समझ जाइए, नहीं तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना आता है। अब बरेली में देखा हमारा ताकत किस तरह से टाइट किया बन गए। आज इसी बात को समझने के लिए दिल्ली प्रदेश के आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष बालाराम बौद्ध जी हैं। ये क्या समझते हैं और कैसे देखते हैं, इनसे पूछता हूँ। सर, आपने योगी जी का बयान तो सुन लिया होगा सर, वो मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं, आप क्या उनका बयान जायज है? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को ये एक शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा कि आप वास्तव में आपने एक जो देश में एक असंवैधानिक गैर संवैधानिक काम हो रहे हैं उनके प्रति आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपके चैनल को बहुत बधाई दूंगा। और जहाँ तक आपने योगी जी की बात कही है, योगी जी का जो कथन है वो इस तरह कथन है कि एक भूखे इंसान के लिए खाना तो है नहीं, खाना नहीं खाने देंगे। कानून है लेकिन कानून के अनुसार काम नहीं करेंगे। ये सरासर एक तानाशाह फांसीवाद का एक प्रमाण है कि जो हम चाहेंगे वो होगा। देश के कानून को उन्होंने जो है एक तार करने का तरीका है। सबसे पहला जो योगी का जो कथन आता है वो उनका एक नागरिकता का जो मौलिक अधिकार है, उस अधिकार का ये हनन होता है। उस अधिकार का हनन है, गैर संवैधानिक स्टेटमेंट है। अगर योगी जी को इस तरह की तानाशाही करनी है तो योगी जी इसका मतलब अपना एक शासन सत्ता को छोड़ के अपने किसी मठ में चले जाएं और मठ में जाके वहाँ पर अपनी गाय पालें, गाय को अपने जैसे तो पालें। गलत क्या कहे सर, वो योगी जी तो सही तो कहा ना कि आप रोड पर नमाज पढ़ना थोड़ी है, रोड पर ब्लॉक करोगे आप।
अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि योगी जी रोड पे ख्याल रखते हैं, तो मैं समझता हूँ योगी जी को सबसे पहले उन लोगों को जेल भेजना चाहिए। जब अगले महीने आएगा भी पूरे 15 दिन से 1 महीने के लिए रोड बंद करके गाँव वालों के लिए जो ना पूरा फूल की बरसात करते हैं, वो एम्बुलेंस के लिए रास्ता बंद होता है, आम नागरिक के लिए रास्ता बंद होता है, तो उसको भी देखा ना योगी जी। क्या योगी जी को वो नहीं दिखाई देता? भाई वो महत्वपूर्ण है ना। नमाज कितनी देर के लिए होती है? 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए। आप 15 दिन के लिए रोड बंद कर रहे हो, आप उनको भेजो, उन अधिकारी को जो रोड बंद करते हैं उनको जेल भेजो। जो अधिकारी वहां पर फूल बरसाते हैं उनको आप पनिशमेंट करिए। सर वो मुख्यमंत्री कानून का पालन कर रहे हैं ना सर। वो मुख्यमंत्री जो होता है वो कानून का पालन नहीं होता। मुख्यमंत्री जो होता है वो जनता का सेवक होता है, जनता के लिए होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आम नागरिक की सुख सुविधाओं के लिए, आम जो भारत का संविधान आम नागरिक को अधिकार देता है, उन अधिकारों को उन नागरिक तक पहुंचाए। तो क्या आप चाहते हैं कि रोड जाम करेंगे? कौन? आप देखिए, मैंने आपको कहा ना कि जो नमाज जो पढ़ी जाती है वो हार्डली आधा घंटे की होती है, क्षणिक मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होती है। वो उनका एक धार्मिक स्वतंत्रता का एक उनका अधिकार है। उनको इस देश में जीवन जीने का अधिकार है। जिनके पास रहने की जगह नहीं है वो नमाज कहाँ पढ़ेंगे जाके? रोड पर नहीं तो कहाँ जाएंगे बताइए? आप अपनी गौशाला खाली करा दो उनकी नमाज पढ़ने के लिए, वो वहां चले जाएंगे। खाली कराओ ना। अरे प्यार से तो समझा रहे हैं सर, करें प्यार से मान जाओ तो ठीक है। ये प्यार की भाषा नहीं है, ये सरासर तानाशाह है। ये एक चलिए ये जो है एक गैर संवैधानिक कार्य है, और ये इस तरह के जो कार्य एक मुख्यमंत्री की शोभा नहीं देता है, बहुत निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये उनके मानव अधिकार का हनन है। और मैं तो फिर दोबारा अपने इस बात को कहना चाहूंगा कि अगर योगी जी को आम नागरिक की चिंता है तो उनकी शिक्षा की बात करें, उनके रोजगार की बात करें, उनके स्वास्थ्य की बात करें, उनके पर्यावरण की बात करें। आज देश में क्या, प्रदेश में क्या हालत हो गई है। और जहां तक तो रोड की चिंता है, अभी आप देखना अगले महीने में क्या हालत होगा। रोड 15 दिन के लिए ब्लॉक होंगे। आज ही घोषणा करना योगी जी क्या हम किसी रोड को बंद नहीं करेंगे। हम तो माने हाँ योगी जी को आम आदमी चिंता है। अच्छा, क्या आपको कैसे दिख रहा है कि अभी 6 महीना रह गया उत्तर प्रदेश का चुनाव होने का, तो इसी समय उनका बयान आया, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये बिल्कुल ऐसे समय पर उन्होंने सवाल दिया है जिससे कि उन्होंने कि समाज में जो एक बहुजन समाज जो आज मैं सरासर कहूंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक आजाद समाज पार्टी का एक बहुजन कंसेप्ट बन रहा है, जिसमें बहुजन समाज में जो वंचित हैं, शोषित हैं, माइनॉरिटी है, जो उनका एक एकजुटता का जो वो बन रहा है, उसको योगी जी तोड़ने का ये रास्ता अपना रहे हैं। तो क्या योगी जी यही मुसलमान को टाइट करके ही हिंदू वोट पा रहे हैं क्या? यही देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के यही तुष्टीकरण की नीति होती है जिसको वो अपना रहे हैं। ये सरासर तुष्टीकरण है कि लोगों को हम किस तरह से मतलब किस तरह लोगों के बीच में भय का माहौल बनाए, एक संविधान का राज ना भय का माहौल बनाए, भय का भयभीत बनाए आम जनता को। सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग देखे हुए हैं आप नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान ही बड़ी आए कि हिंदू बाहुल्य है हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज जिस रूप में भारत है वो इसी वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य है। और जितना आज मुस्लिम हैं ये सब पहले हिंदुए रहे, कौनो अरब से वहां से नहीं आया है। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, जो लोभी थे, लालची थे, जो निष्ठाहीन थे, वो लोग दबाव में आकर के, प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। और जो धार्मिक थे, जो वीर थे, जो बलिदानी थे, हम सभी लोग उनकी संतानें हैं। सर, क्या संयोग है कि जिस समय योगी जी ऐसा बयान दे रहा है वहीं बगल में राजा भैया है, राजा भैया भी वही सेम चीज बात कर रहे हैं कि जब तक सनातन है तब तक ये संविधान है, अगर जिस दिन सनातन हट गया उस दिन संविधान को कब कोई फाड़ के फेंक देगा। देखिए, मैं समझता हूँ राजा भैया जी को अपने इतिहास की थोड़े से जानकारी लेनी चाहिए। अगर वो सनातन की बात करते हैं, जब सनातन में देश को एक सोने की चिड़िया कहते थे, उस जमाने में देश में एक ऐसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे जो दुनिया में जिनका नाम हुआ करता था, वो सनातन है देश की, वो देश की विरासत है। वो सनातन का रक्षक है सर। मैं बता रहा हूँ ना भाई, अगर आप देश के सनातन की बात करोगे तो देश के सनातन को हम उससे मानते हैं जब देश का एक दुनिया के विश्वविद्यालयों में देश का नाम था। कौन सा? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, वो देश की धरोहर थी, वो है सनातन। जिसको वो कह रहे हैं वो सनातन नहीं है, वो नरक है, वो जातिवाद का केंद्र है जिसको वो हिंदू बता रहे हैं। अब आप देखिए हिंदुओं में कितना मतलब हिंदुओं में एक नहीं है, हिंदुओं में इंसानियत के टुकड़े हुए हैं, धर्म के नाम पर टुकड़े हैं।
पहले तो इन्होंने इंसान को 4 भागों में टुकड़ा कर दिया है, एक इंसानियत को, फिर 4 के बाद फिर और टुकड़े कर दिए, जाति पे जाति करके। तो ये इसके सनातन की परिभाषा सर है। राजू भाई, ये जिस कौम के हैं ना, बहादुर कौम है सर, ये बहादुर कौम, ये डरते नहीं, ये स्वाभिमानी लोग हैं। देखो मुसलमान लालच में बिक गए, ये कायर लोग थे, गद्दार लोग हैं, तो मुसलमान बन गए, जैन ईसाई पारसी बन गए। अरे भाई, अगर आप अपने आप को कायर अगर वो नहीं मानते हो, और अपने आप को बहादुर मानते हो, तो आप ये बताइए देश गुलाम क्यों होगा? इस बात का सब जवाब दीजिए। गुलाम हुआ ना देश, हजारों साल गुलाम रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ देश गुलाम रहा है ना जी। ठीक है जी। हाँ। तो देश गुलाम, अगर आप बहादुर हैं तो देश गुलाम क्यों हो गया? ये सवाल बनता है, इस सवाल आप अपने आप से पूछिए। तो उनके बातों में खोट है फिर? उनकी बातों में नहीं, उनकी बात ही बेसलेस है। हाँ। किसी तर्क के साथ उनकी बात नहीं है। अच्छा। और इतिहास में अगर उनको वो बात करें तो उनको इतिहास को पहले जानना चाहिए। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बंगाल में चुनाव हुआ, तो बंगाल में चुनाव हुआ तो कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की जीत नहीं है, वो हिंदू की जीत है, वहाँ हिंदू राष्ट्र बनेगा। नहीं, वो तो देखिए, वो ना हिंदू की जीत है, हाँ। ना वो भाजपा की जीत है। हाँ। वो केवल एक तुष्टीकरण का प्रमाण है। हाँ। कि लोगों को भ्रमित करिए। उन्होंने 27 लाख वोट लोगों का अधिकार का हनन कर दिया। ये कोई जीत नहीं है, इसको हम जीत नहीं कह सकते। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोगों के हकों पर हकमारी की गई है, वो एक हकमारी का जो उन्होंने हकमारी करके जो उन्होंने जीत हासिल की है, वो जीत को वो जरूर वो अपने थोड़ा समय के लिए खुश हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वास्तव में ये है कि मानवाधिकार का हनन करने के बाद उन्होंने हासिल किया है। तो क्या जो बंगाल का चुनाव है उसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में आप आगामी चुनाव में आप देखिए, आगामी चुनाव में आजाद समाज पार्टी जितनी बहुजनों का, वंचितों का जो, तो बीजेपी की जीत नहीं लाएगी सर? बीजेपी को आप देखिए, अगर आपको लगता है कि बीजेपी जीत की तरफ जा रही है, तो योगी जी जिला पंचायत चुनाव कराए ना, क्यों भी चढ़ा दिया 6 महीने जिला पंचायत चुनाव? अरे वो तो देखो वहाँ पूरा बंगाल में, आसाम में, ये देखो पूरा इनका धाक जम गया सर। अरे भाई, मैं वही तभी तो कह रहा हूँ ना, क्यों चुनाव हटाया है? क्योंकि जिला पंचायत का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होता है, ठीक है जी। और ये जो चुनाव जीता ना, ये ईवीएम मशीन से जीता है। सर यूपी के शासन को आप कैसे देखते हैं? ये कि यूपी पुलिस का अधिकारी, वो पुलिस अधिकारी है, वो कह रहा है कि पुलिस का शोषण करता है, घोष रहता है, उसका वीडियो आया, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ देखिए, अब ये पुलिस का प्रशासन नहीं है, ये इसकी जवाबदेही योगी जी की है। योगी जी की जिम्मेदारी है कि योगी जी यहाँ के प्रशासन को किस तरह का मतलब एक एनवायरनमेंट देते हैं, किस तरह का उनको एक डायरेक्शन देते हैं। जहाँ तक अगर आपको प्रशासन की बात करूँ, पुलिस की हो, एडमिनिस्ट्रेशन की हो, बहुजनों का पूरा राज रहा है, आपने देखा होगा। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि राहुल के भाषण में और उनके आचरण में क्या अंतर दिखता है आपको? देखिए, आप मेरे से ना पूछे, जनता इस बात को जानती है। राहुल गांधी जी जिस एक संगठन का नेतृत्व करते हैं, उस संगठन ने शासन किया है देश में। उस शासन के दौरान उन्होंने जनता को क्या क्या कहा है, हाँ इसमें कोई शक नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जो काम किए हैं, शिक्षा का मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके, वो जरूर जनता के लाभान्वित हुआ है। तो उसी प्रकार से, लेकिन राहुल तो कहता है कि मोदी से आंख में आंख मिला के बात करना और डरना, डरो मत, डराओ मत, तो ये खुद क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी जो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी जी अपने मैनिफेस्टो में लाए कि हम शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करेंगे, चिकित्सा का राष्ट्रीयकरण करेंगे, लाते क्यों नहीं? राहुल गांधी बिल्कुल क्लियर करके लाए कि एक देश एक शिक्षा, एक देश एक चिकित्सा। सर आपको नहीं लगता मोदी से केवल राहुल गांधी लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, मोदी जी के राहुल गांधी की अगर आप कहेंगे तो मैं समझता हूँ हिंदू कुश्ती है, वो लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस समय देश में अगर है तो एक दो व्यवस्थाओं के बीच है, एक जो एक सामंती व्यवस्था है और एक अम्बेडकरवाद है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में बहुजनों का राज आएगा फिर से? बहुजन पूरा देश में, बहुजन राजनीति एकदम खत्म होती जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो तथागत बुद्ध ने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजनों का राज ही, अगर इस बहुजनों का ये के द्वारा ही इस देश में आज जो देश का जो वर्चस्व बचा हुआ है, वो केवल बहुजनों की बदौलत ही चल रहा है और उनकी बदौलत ही बचा हुआ है। आज आप देखेंगे, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से एक संविधान को के द्वारा देश की एक संरचना बनाई है, उस संरचना को वास्तव में धरातल पर उतारने की जरूरत है, जिसके लिए एक बहुजन नेता ही कोई उसको उतार सकता है। और मैं समझता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आजाद समाज पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद माननीय सांसद जी, वो इस व्यवस्था को धरातल पर जरूर उतारेंगे। सर आप लोग आजाद समाज पार्टी की राजनीति करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई संविधान की लड़ाई लड़ रहा है तो अखिलेश केवल लड़ रहे हैं कि आप लोग लड़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आप अखिलेश जी बात कर रहे हो, अगर अखिलेश जी को, अगर ये मैं ये कहूँगा कि अगर अखिलेश जी कहते हैं मैं संविधान की बात कर रहा हूँ,
लड़ाई लड़ रहे हैं सर। नहीं, वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो केवल सिर्फ वोट के लिए संविधान का एक मुखौटा ले रखा है। वो उनके किसी मैनिफेस्टो में है क्या? जो संविधान कहता है वो क्यों नहीं कहते कि हम संविधान को बिल्कुल प्रैक्टिकल लागू करेंगे? सर पीडीए तो वो राजनीति कर रहे हैं, आप लोग तो कुछ नहीं है सर, पीडीए का राजनीति वो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो आप कह रहे हैं वैसा नहीं है। हमारे पार्टी के, हमारे संगठन के सभी नेताओं के आचरण में बहुजन विचारधारा है। उस विचारधारा के अनुरूप ही हम काम कर रहे हैं और हमें अपने पर पूरा भरोसा है। हम अंग्रेजी कुछ कहें वो जाने, हमें अपने पर पूरा भरोसा है कि हम जो करेंगे बिल्कुल संविधान के अनुरूप करेंगे। और वास्तव में जो भारत का संविधान, परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा जो संविधान के द्वारा जो देश के प्रदेश के हर नागरिक को जो अधिकार दिए गए हैं, हम उन अधिकारों की हकमारी नहीं होने देंगे। उन हकों को अधिक नागरिक तक पहुंचा के रहेंगे। सर लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम वहाँ बीएसपी ऑफिस गए, वहाँ बहिरंग रख रहा है, उनको पूरा मीडिया में छाया कहा रहा कि बहन जी को बेइज्जती करने गए थे, कि बहन जी की मिलती नहीं। आपका क्या मानना है सर? देखिए, मेरा मानना इसमें यह है कि जो राजेंद्र पाल जी गौतम जी गए हैं, उनका अपना विवेक है वो किस तरह गए हैं। अगर मैं आज चाहूँ जाऊँ, अगर मैं जाके वहाँ पे राहुल गांधी से गेट पे जाकर कहूँ कि भाई मैं मिलने आया हूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। उनको एक सिस्टम को फॉलो करना चाहिए था। वो तो देश की नेता हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती देश की नेता हैं, तो उनको अगर वहाँ मिलना था, उनके पास जाना था, तो कम से कम फोन करके एक अपॉइंटमेंट फिक्स करते, तो उनको जाना चाहिए। सर क्या जैसे राजेंद्र पाल वहाँ पर गए, क्या इसी तरह से क्या केजरीवाल के यहाँ जाके मिल सकते हैं, राहुल गांधी से मिल सकते हैं, सोनिया गांधी से मिल सकते हैं, जैसे चलता फिरता जाके कोई मिल सकता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना भाई, प्रैक्टिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पॉलिटिकल स्टैंड है जो बनाने के लिए बनाए जाते हैं, और इनमें अब देश की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो इस तरह के इंस्टेंटों में जो ना जनता आएगी नहीं, जनता इस तरह के बहकावे में नहीं आएगी। जनता को मालूम है। तो इनके बातों में कितना दम है सर? राजेंद्र पाल गौतम का है, मैं भी तो मंत्री था, हमारे पास भी लोग बिना अपॉइंटमेंट के लिए आते थे, मिलते थे, बहन जी के भाई भी आते थे। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी मंत्री थे, मंत्री से पहले भी थे वो, उन्होंने मंत्री रहते हुए भी एक संकल्प था उनका कि मैं देश में 20 करोड़ लोग बुद्धिस्ट बनाऊंगा, और वो 20 करोड़ की बात छोड़ दो, मंत्री जी एक प्रतिज्ञा लेने में ही किस तरह स्लिप कर गए या उनको करा दिया गया, तो ये मंत्री जी के ऊपर एक सवाल उठता है। चलो सर लास्ट सर में आप बताइए, लोग अगर आजाद समाज पार्टी से क्यों जुड़े, इसका थोड़ा अगर कोई टिप्स दे सकते हैं मैं दर्शकों को। देखिए, मैं बिल्कुल, आपने सही बात पूछी है। आजाद समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक मिशन मूवमेंट है, बहुजन विचारधाराओं का एक पार्ट है। वो पार्ट है जो बहुजन मूवमेंट में जो आम आदमी के जो हक हैं, उन हकों को उन तक पहुंचाया जाए। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि आजाद समाज पार्टी का जो एक संकल्प है कि जो देश के नागरिक हैं, जो उन नागरिकों को जो संवैधानिक हक है, वो उनके साथ वो हकमारी ना हो, और वो हक उनको देना सरकार की जिम्मेदारी है। ये पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी है कि हम उनको उनका जो हक है वो उनको दें। हम उनको कोई एहसान नहीं कर रहे। हमारी पार्टी अगर बनेगी तो हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, तो जो उनके जो अधिकार हैं, उन अधिकारों से उनको वंचित बिल्कुल नहीं किया जाएगा, बल्कि उन अधिकारों से उनको लाभान्वित किया जाएगा। जाते जाते उत्तर प्रदेश में कोई विजय थलपति वहाँ आएगा? देखिए, हाँ बिल्कुल, आपने देखा ना, आपने ठीक है, आपने विजय के नाम लिया है, तो बिल्कुल सेम अगर आपको देखना है तो आप नगीना की जनता जाकर देखिए। नगीना की जनता में माननीय सांसद जी ने एक विश्वास कायम किया ना, उनका भरोसा जो ना बिल्कुल कायम रखा है। आज नगीना की जनता अगर चाहती है तो बिल्कुल लोकप्रिय जनप्रिय के नाम के रूप में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी भी चाहती है। लेकिन जनता, कई लोग कहते हैं सर कि बीजेपी ने चंद्रशेखर जी को जिताया। नहीं, ये देखिए क्या है कि जो हताश लोग होते हैं ना, वो हताश लोग क्या है कि वो उनको कुछ मतलब, या मान चलिए कि जिन लोगों को थोड़ा ईर्ष्या होती है, हताशा और ईर्ष्या, ऐसी बातों में दोनों झलकती है। चलो धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आजाद समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बालाराम भाऊ जी थे। इनका विचार और हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं, और आपसे निवेदन है कि आप कहाँ से देख रहे हैं वहाँ भी कमेंट में लिखेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और हमें आर्थिक मदद देने के लिए ज्वाइन बटन को दबाएं। जय भीम, जय भारत, भोजन समय दिल्ली।